Hello everyone, let's try to understand section 55 of CPC 1908 and what its heading says, arrest and detention, and what its title of section 55 is arrest and detention. Now we will see the first subsection. A judgment debtor may be arrested in execution of a decree at any hour and on any day, and shall, as soon as practicable, be brought before the court, and his detention may be in the civil prison of the district in which the court ordering the detention is situate. Okay, let's understand the subsection up till here. एक जजमेंट डेटर जो है, जिसके अगेंस्ट में कोर्ट का जजमेंट आया है, उस व्यक्ति को कोर्ट जो है किसी भी टाइम अरेस्ट करवा सकती है, किसी भी घंटे किसी भी दिन अरेस्ट करवा सकती है। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अरेस्ट करवा के उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर सकती है। वो व्यक्ति जो है उसको अगर रखा जाएगा, जब तक कि कोर्ट में उसको प्रेजेंट नहीं किया जाए, तब तक सिविल प्रिजन में रखा जाएगा। उस एरिया में, उस डिस्ट्रिक्ट में जो सिविल प्रिजन है जहां पर वो कोर्ट सिचुएटेड है, उस एरिया के सिविल प्रिजन में उस व्यक्ति को रखा जाएगा जब तक ये कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो जाता। और क्या कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति को कभी भी अरेस्ट करवाया जा सकता है जिसके अगेंस्ट में डिक्री है। नाउ व्हाट्स इट्स सेइंग आफ्टर दैट, detention is situated or where such civil prison does not afford suitable accommodation in any other place which the state government may appoint for the detention of person ordered by the court of such district to be detained। अब मान लीजिए उस डिस्ट्रिक्ट के सिविल प्रिजन में रखना था उस व्यक्ति को, लेकिन समहाउ वो जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो सिविल प्रिजन है वहां पर वो फैसिलिटी नहीं है जो उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए, या फिर वो जो सिविल प्रिजन है वो उतना कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है कि वहां पे उस व्यक्ति को रखा जाए। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट एक ऐसा एरिया जो है, एक ऐसा प्रीमाइसेस जो है, या फिर एक ऐसा जेल जो है, वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि अच्छा इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो यहाँ के जो प्रिजनर्स हैं, यहाँ के जो सिविल प्रिजनर्स हैं, उनको यहाँ पे रखा जाएगा। तो वो सब्स्टिट्यूट जो है स्टेट गवर्नमेंट बताएगा कि उस एरिया में अगर जगह नहीं है, सिविल प्रिजन नहीं है अच्छा जहां पर उस व्यक्ति को रखा जाए, तो कहाँ पे रखा जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट बता देगा। ठीक है, एज फार एज वी कैन रीड, इन एनी अदर प्लेस, किसी भी अन्य जगह पे, विच द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट फॉर द डिटेंशन ऑफ पर्सन ऑर्डर बाय द कोर्ट ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट टू बी डिटेन। ठीक है, या फिर ऑर्डर में मेंशन हो कि उस एरिया में उसको डिटेन किया जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट वो इन्फॉर्म कर देगा कि अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पे डिटेंशन करना है तो उसको यहाँ पे आप रख सकते हैं, ऐसा। ठीक है, तो दिस इज जस्ट बिकॉज कि वो पर्सन स्किप ना करे, भागे ना। ठीक है, उसके अगेंस्ट में जजमेंट डिक्री है, मींस उसको किसी का पैसा वापस करना है, किसी की जमीन वापस करनी है, कुछ भी हो सकता है, और इस लाइबिलिटी से बचते हुए वो ना भागे, इसलिए उसको डिटेन करना अनिवार्य बन जाता है। ऐसे में कोर्ट उसको कैसे डिटेन करवा सकता है? कोर्ट किसी भी घंटे किसी भी दिन उसको अरेस्ट करवा सकता है, और उस एरिया के सिविल प्रिजन में वो रहेगा जब तक कि उसकी सुनवाई नहीं हो जाती। एक बार कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो, और इन केस वहां पर प्रिजन नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट बताएगा कि कहाँ पे रखना है। एज सिंपल एज दैट। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके कुछ अपवाद है। ठीक है, ये तो हमने बोल दिया। अब इसके ऐसे सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं जहां पर ये जो है रूल जो है इसमें थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी एडजस्ट की जाएगी। जैसे प्रोवाइडेड, व्हाट आर द प्रोविजोस? Provided firstly that for the purpose of making an arrest under this section no dwelling house shall be entered after sunset and before sunrise। तो जैसा कि सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि किसी भी घंटे किसी भी दिन अरेस्ट किया जा सकता है, वहीं पर इसका प्रोवाइजो कहता है कि किसी भी घंटे किसी भी दिन अरेस्ट तो किया जा सकता है, लेकिन जो ऑफिसर्स हैं वो उस घर के सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय से पहले नहीं घुस सकते। shall be entered, no dwelling house shall be entered after sunset and before sunrise। तो जो भी सनसेट का वहां पर टाइम होगा और जो भी सनराइज का टाइम होगा, उस बीच में, उस ड्यूरेशन में जो ऑफिसर्स हैं उस घर में, उस प्रेमाइसेस में एंटर नहीं कर सकते। दिस इज द रेस्ट्रिक्शन
that will be apply on this section. Second proviso is provided secondly that no outer door of a dwelling house shall be broken open unless such dwelling house is in the occupancy of the judgment debtor and he refuses in any way prevent access thereto. सेकंड प्रोवाइजो इसका ये कहता है कि ऑफिसर जो है वो उस घर का गेट नहीं तोड़ सकते, किसी भी घर का गेट नहीं तोड़ सकते जब तक उनको इस बात की अनुभूति नहीं हो जाती, इस बात का आश्वासन नहीं हो जाता कि उस घर में जो है जजमेंट डेटर है फर्स्ट, और वो जो जजमेंट डेटर है वो गेट नहीं खोलेगा या वो गेट नहीं खोल रहा है ताकि ऑफिसर जो है घर में घुस के उसको अरेस्ट कर लें, इस डर से वो गेट खोल नहीं रहा और नहीं रिस्पांस देने के लिए राजी है। तो ऐसे में जो है तब पुलिस ऑफिसर जो है या फिर जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है वो गेट ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा नहीं। कब गेट ब्रेक किया जा सकता है? अगर उस श्योरिटी हो या फिर ये अनुभूति हो, ये फीलिंग हो कि इसी घर में जो है जजमेंट डेटर है और वो गेट नहीं खोल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है गेट तोड़ा जा सकता है। But when the officer authorized to make the arrest has duly gained access to any dwelling house, he may break open the door of any room in which he has reason to believe the judgment debtor is to be found। और एक बार वो घर में प्रवेश कर जाए तो वो फिर किसी भी कमरे का गेट तोड़ सकते हैं अगर उनको लगे कि इस कमरे में ही जजमेंट डेटर है और वो छुपा हुआ है, वो गेट नहीं खोलेगा, तो वो उस कमरे का भी गेट जो है तोड़ सकते हैं। As simple as that. We have read two provisos. Now what third proviso says? Provided thirdly that if the room is in actual occupancy of a woman who is not the judgment debtor and who according to the custom of the country does not appear in public, अब मान लीजिए गेट तोड़ने की बात हो तो रही है लेकिन ये अनुभूति हो पा रही है कि वो जो कमरा है उसमें कोई महिला है और महिला का जो एरिया है, जो कस्टम है, वो उस कल्चर के अकॉर्डिंग वो जो है फेस रिवील नहीं कर सकती है किसी भी व्यक्ति को, या फिर वो प्रतिबंधित है कि वो किसी अन्य व्यक्ति से मिले उसको। हमारा कस्टम ऐसा करता है, जैसे हम घूंघट हमारे में घूंघट डाल के रखते हैं तो सबको फेस रिवील नहीं करते हैं ना, तो वैसे ही हर जगह के अलग अलग कस्टम्स होते हैं। तो वो कस्टम ब्रेक ना हो, ठीक है, उनके भावनाओं का आदर करते हुए वो कस्टम ब्रेक ना हो, तो उनको टाइम दिया जाएगा, सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा कि उस कमरे को खाली करके वो निकल जाए और फिर जो है वो चेकिंग जो है कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड थर्डली दैट इफ द रूम इज इन एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ ए वुमेन, एक वुमेन की ऑक्यूपेंसी में है वो कमरा, मतलब उस कमरे में एक महिला है जो कि जजमेंट डेटर नहीं है, एंड हु अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑफ द कंट्री डज नॉट अपीयर इन पब्लिक, और जो वहां के कस्टम के अकॉर्डिंग पब्लिक के सामने नहीं आ सकती। द ऑफिसर ऑथराइज्ड to make the arrest shall give notice to her and that she is at liberty to withdraw, and after allowing a reasonable time for her to withdraw and giving her reasonable facility for withdrawing, may enter the room for the purpose of making the arrest। और फिर जो है ऑफिसर क्या करेगा, ऑथराइज ऑफिसर क्या करेगा, उस महिला को सफिशिएंट टाइम देगा कि कृपया करके आप इस कमरे से चली जाएं, आपको इतना समय दिया जा रहा है, आपको सुटेबल टाइम दिया जा रहा है कि आप इस कमरे को लीव करके चले जाएं ताकि हम जो है अपनी इंस्पेक्शन कर सकें, या फिर उसमें अगर छुपा हुआ है तो उसको हम छानबीन करके उस व्यक्ति को जो है पकड़ सके। तो सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा उस महिला को कि आप लीव कर जाए। ऐसे में अगर लीव करने के दौरान अगर कोई फैसिलिटी अगर चाहिए उन महिला को, फॉर एग्जांपल द वुमेन वांट कि एक पर्दा हो ताकि कोई भी उनको ना देख पाए और वो ऐसे क्रॉस करके जाए उस पर्दे से ताकि कोई भी उनको ना देख पाए, तो वो सारे अरेंजमेंट जो है, जो सुटेबल अरेंजमेंट्स है, वो किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा शैल गिव नोटिस टू हर, कि उसको नोटिस दिया जाएगा दैट शी इज एट लिबर्टी टू विड्रॉ, कि वो अपने आप को वहां से निकालने के लिए मुफ्त है, फ्री है, and after allowing a reasonable time for her to withdraw and giving her reasonable facility
फॉर विड्रॉइंग, जो भी रीजनेबल फैसिलिटी है वो उस महिला को दी जाएगी, जो भी उसकी डिमांड होगी, आस्क होगी। देन में एंटर, यहाँ पे देन नहीं लिखा है बट अज्यूम, देन में एंटर द रूम फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द अरेस्ट। So this was what subsection. This was what third proviso of subsection first was saying. Now let's see fourth. Provided fourthly that where the decree in execution of which a judgment debtor is arrested is a decree for the payment of money. अब मान लो जो व्यक्ति है वो ऐसे डिग्री के बेसिस पे अरेस्ट हुआ है जिस डिग्री में मात्र ये कहना है कि उधार वापस दिया जाना चाहिए, समथिंग लाइक दिस, मतलब पैसे से संबंधित है, नथिंग एल्स, नो प्रॉपर्टी, ओनली मनी। ठीक है, तो अगर फोर्थली दैट वेयर द डिग्री इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए जजमेंट डेटर इज अरेस्टेड, जहाँ पे एक व्यक्ति जो है, जो जिसके अगेंस्ट में डिग्री है, जिसके अगेंस्ट में जजमेंट है, वो अरेस्ट किया गया है और वो जो डिग्री है बस पैसों के पेमेंट की बात करती है, एंड द जजमेंट डेटर पेज द अमाउंट, एंड द जजमेंट डेटर pays the amount of the decree and the cost of arrest to the officer arresting him, such officer shall at once release him। और जो डिग्री मात्र पैसे के देने की बात करती है कि बकाया इसका इतना बन रहा था और इसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसने पे नहीं किया तो अब उसको अरेस्ट किया जा रहा है, मान लो 100 रुपया, अज्यूम करो 100 रुपया। अब जब वो अरेस्ट हो रहा है और जैसे बोला अच्छा अच्छा अब तो मैं अरेस्ट हो गया, लो मेरे से 100 रुपये ले लो, ठीक है, 100 रुपये लेके बात रफा दफा करो, तो वो किया जा सकता है, बिकॉज दिस इज व्हाट इट इज सेइंग कि जैसे ही उसने वो पैसा दिया और अरेस्ट, कॉस्ट ऑफ अरेस्ट दिया, कि उसको अरेस्ट करने में जो भी अरेंजमेंट्स लगे, जो भी एक्सपेंस लगा, वो उसने जैसे ही पे किया और जो पेबल अमाउंट बन रहा था उसके अगेंस्ट में, वो दोनों अमाउंट, पेबल अमाउंट प्लस में जो एक्सपेंसेस जो है उसको अरेस्ट करने में लगे हैं, वो दोनों अमाउंट अगर वो व्यक्ति उस पुलिस को दे देता है तो पुलिस जो है उसको रिलीज कर सकती है उस व्यक्ति को। शैल एट वंस रिलीज हिम, तो वो क्या करेगा, कौन, such officer shall at once release him। Provided fourthly that where the decree in execution of which a judgment debtor is arrested is a decree for payment of money and the judgment debtor pays the amount of the decree and the cost of the arrest to the officer arresting him, कि जो अमाउंट है वो पे करेगा प्लस में जो कॉस्ट ऑफ अरेस्ट है वो ऑफिसर को अरेस्ट ऑफ ऑफिसर अरेस्टिंग पे करेगा, सच ऑफिसर शैल एट वंस रिलीज हिम, तो वो जो व्यक्ति जो है उसको वहां पर रिलीज कर दिया जाएगा। Okay, so we had 4 provisos in subsection 1. Now what subsection 2 says, the state government may by notification in the official gazette, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करके ये डिक्लेयर कर सकती है कि डिक्लेयर दैट एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन हुज अरेस्ट माइट बी अटेंडेड विद डेंजर और इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक shall not be liable to arrest in execution of a decree otherwise than in accordance with such procedure as may be prescribed by the state government। In this we have declare any person or class of person whose arrest might be attended with danger or inconvenience to the public shall not be। अब मान लो कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको अरेस्ट करने पे वहां के जनता पे खतरा हो सकता है या फिर वहां की जनता को इनकन्वीनियंस और असुविधा हो सकती है किसी भी प्रकार की, तो ऐसे में जो है उस व्यक्ति को वहां पर सडनली अरेस्ट नहीं किया जाएगा, shall not be liable to arrest in execution of a decree otherwise than in accordance with such procedure as may be prescribed by the state government in this way। तो उस व्यक्ति को डायरेक्टली अरेस्ट नहीं किया जाएगा बट उसको ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग बताएगी कि अच्छा इसको ऐसे करके ऐसे हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम बैरियर्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तब जाके आप लोकेशन पे उसको उसी घर में अरेस्ट कर लो या फिर उसको उठा के 5 गाड़ियां लगाएंगे उसमें से किसी में एक में बैठा देंगे तब जाके समथिंग लाइक दिस। तो स्ट्रेटेजी जो है स्टेट गवर्नमेंट उनको बताएगी कि कैसे उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए ताकि वहाँ की पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो या फिर वहाँ की पब्लिक के लिए कोई खतरा ना उत्पन्न हो। ठीक है, इसलिए ऐसे भी अरेस्ट करवाया जा सकता है।
ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट declared that any person or class of person whose arrest might be attended with danger or inconvenience to the public shall not be liable to arrest in execution of a decree otherwise than in accordance with such procedure as may be prescribed by the state government in this behalf। और ये कैसे कैसे इशू करेगा स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको, इस नोटिस को ऑफिशियल गैजेट में इशू करेगा कि किस व्यक्ति का अरेस्ट ना किया जाए। ठीक है, दैट्स इट। नाउ व्हाट सबसेक्शन 3 सेज, वेयर अ जजमेंट डेटर इज अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, जहां पर जजमेंट डेटर जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया है फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, पेमेंट मनी के पेमेंट के रिगार्डिंग, एंड ब्राउट बिफोर द कोर्ट, और उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। आगे, द कोर्ट शैल इन्फॉर्म हिम दैट ही मे अप्लाई टू बी डिक्लेयर एज इन एन इंसॉल्वेंट। ऐसे में कोर्ट जो है उस व्यक्ति को ये ऑप्शन दे सकता है कि देखो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अगर तुम कह रहे हो तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो एक काम करो, खुद को दिवालिया घोषित करवा लो। ठीक है, अब दिवालिया घोषित करवाने में क्या होता है कि यू आर जस्ट डिक्लेयरिंग दैट यू डोंट हैव अ सिंगल पेनी, यू डोंट हैव अ सिंगल पैसा टू पे। ओके, और आप इन आवर लोकल लैंग्वेज व्हाट वी कॉल बैंक करप्टेड, है ना, सो उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट, मतलब जिसके पास देने के लिए पैसा ही नहीं है। अब जिसके पास देने के लिए पैसा नहीं है, सोचो उसकी सोसाइटी में सिविल कितनी खराब हो जाएगी। वो ना कोई फॉर्म फिल कर सकता है क्योंकि फॉर्म्स में ऑप्शन बहुत सारी, ना किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन आपने पोस्ट देखे होंगे जिसमें एलिजिबिलिटी जो होती है कि इंडियन होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, साउंड माइंडेड होना चाहिए, मतलब बुद्धि से ठीक होना चाहिए। तो वो सारे ऑप्शंस आते हैं, मैं तो हर जगह देखता हूँ। तो बहुत सारी डिसएडवांटेज है अगर एक व्यक्ति ने अगर खुद को इंसॉल्वेंट बोल दिया, उसको बैंक से कभी लोन नहीं मिलेगा, उसको प्रॉपर्टी लोन नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल तो छोड़ ही दो, कोई उसको पैसा नहीं देगा, तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो इफ़ यू आर सेइंग कि आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है तो खुद को इंसॉल्वेंट घोषित करवा दो, और फिर जो उसके रेपरकशंस हैं आफ्टर बीइंग इंसॉल्वेंट, आफ्टर डिक्लेयरिंग योरसेल्फ इंसॉल्वेंट, उसके जो रेपरकशन होंगे वो फेस करो, है ना। और इंसॉल्वेंट घोषित नहीं करवाना है तो उसके पैसे पे करो। सो दिस इज व्हाट इट्स सेइंग। सबसेक्शन 3 कि वेयर अ जजमेंट डेटर इज अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री ऑफ फॉर पेमेंट ऑफ मनी, जहां पर एक जजमेंट डेटर है जिसको अरेस्ट किया गया है पेमेंट ऑफ मनी के लिए और कोर्ट में उसको प्रेजेंट किया गया है, द कोर्ट शैल इन्फॉर्म हिम, और ये कोर्ट के पास मैंडेटरी, कोर्ट को ये करना ही करना है, कोर्ट के पास ऑप्शन है, कोर्ट को उसको बताना ही है कि अगर पैसा नहीं है, shall inform him that he may apply to be declared an insolvent, ठीक है, and that he may be discharged if he has not committed any act of bad faith regarding the subject of the application, and if he complies with the provision of law of insolvency for the time being in force। ठीक है, इसी के साथ साथ इंसॉल्वेंट घोषित करने के बाद उस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है, लेकिन उससे पहले उसकी इंटेंशन जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए। he has not committed any act of bad faith, ठीक है, तो उसका कोई बैड फेथ में बुरा, उसकी उसकी बुरी नीयत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी जो है उसको फॉलो करते हुए उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और फिर उसको रिलीज कर दिया जाएगा कि भाई नहीं है पैसे, उसकी मजबूरी है, जो भी पैसे उसने लिए थे सब लॉस में हो गए, खेती के लिए लिया था उसने और सारा पैसा उसका डूब गया, बारिश आई, बाढ़ आई, सब पैसा डूब गया, अब उसको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। लेकिन उसकी नीयत सही नहीं थी, उसने तो सोचा था कि इससे जो फसल होगा उसको सेल करके और जो भी अमाउंट है पे कर देगा लोन वगैरह, बट वैसा हुआ नहीं, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। तो ऐसे में अगर उसकी इंटेंशन गलत है तब तो वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा। अगर उसकी इंटेंशन सही है और तब वो क्या करता है, कर सकता है, खुद को इंसॉल्वेंट घोषित करके वो रिलीज हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है। दिस इज व्हाट सेक्शन सबसेक्शन 3 इज सेइंग ऑफ सेक्शन 55 mentioned or given in CPC 1908। Now, what subsection 4, that is the last subsection of this section, says, whereas judgment debtor expresses his intention to apply to be declared an insolvent and furnishes security to the satisfaction of the court that he will within 1 month so apply and that he will appear
when called upon in any proceeding upon the application or upon the decree in execution of which he was arrested, the court may release him from arrest, and if he fails so to apply and to appear, the court may either direct the security to be released, to be realized, or commit him to the simple prison in execution of the decree. Now subsection 4 is saying कि अगर ऐसी सिचुएशन में एक जजमेंट डेटर जो है वो खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा देता है तो कोर्ट क्या कर सकता है, एक इंसॉल्वेंट खुद को डिक्लेयर करवा दिया, एक बॉन्ड होता है, बॉन्ड वो फिल करेगा, एक सिक्योरिटी फिल करेगा कि देखो जब भी तुम्हें इस कोर्ट में बुलाया जाए तुम आओगे, जिस भी डेट पे बुलाया जाए तुम आओगे, हम तुम्हें रिलीज तो कर रहे हैं लेकिन इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ती है तो जब भी तुम्हें बुलाया जाए तुम आओगे, और अगर तुम नहीं आए तो तुम बताओ मुझे कि तुम किस चीज़ को किस चीज़ की श्योरिटी दे रहे हो कि तुम आओगे, तुम मना नहीं करोगे, तो कौन बनेगा तुम्हारा सिक्योरिटी, तुम किसी को भी बना सकते हो, अपने किसी भाई को, कोई भी आपका क्लोज वन है जो बॉन्ड पे साइन करेगा कि इसकी जवाबदेही मेरी होगी अगर ये नहीं आया तो वो श्योरिटी जो है वो फिल करवा सकता है कोर्ट कि अगर वो व्यक्ति नहीं आया है तो उसकी श्योरिटी कौन सी होगी, तो वो खुद से भी उस बॉन्ड को फिल कर सकता है कि वो आएगा, नहीं तो उसमें किसी का नाम भी मेंशन कर सकता है। Where a judgment director expresses his intention to apply to be declared an insolvent and furnish security, the satisfaction of the court, जैसा कि कोर्ट चाह रही है वैसा सिक्योरिटी जो है फर्निश कर देता है, that he will within 1 month so apply and that he will appear when called upon, कि वो एक महीने के अंदर अंदर उसको सिक्योरिटी फिल करनी है कि वो आएगा जब भी उसे बुलाया जाएगा किसी भी प्रोसीडिंग में, अपॉन द एप्लीकेशन और अपॉन द डिक्री इन एग्जीक्यूशन ऑफ विच ही वाज अरेस्टेड, किसी भी एप्लीकेशन में उसी केस से संबंधित या उसी किसी भी डिक्री में अगर उसका नाम फिर से मतलब रिपीट हो रहा है या फिर कोई कारणवश उसे बुलाया जा रहा है तो वो आएगा। द कोर्ट में रिलीज हिम फ्रॉम अरेस्ट, और ऐसे में कोर्ट जो है उसको रिलीज कर सकता है, एंड इफ ही फेल सो टू अप्लाई एंड टू अपीयर, और अगर वो बॉन्ड वो श्योरिटी फिल करने में फेल हो जाता है और या नहीं आता, फेल फेल हो जाता है या तो नहीं है, फेल हो जाता है और नहीं आता है, द कोर्ट में इधर डायरेक्ट द सिक्योरिटी टू बी realized or commit him to civil prison in execution of the decree. The court may either direct the security to be realized or commit him to the civil prison in execution of the decree, और इन केस अगर नहीं आता तो जो भी उसका सिक्योरिटी है उसको सिविल प्रिजन में अरेस्ट कर दिया जाएगा, या फिर वो व्यक्ति है अगर वो खुद का सिक्योरिटी बना है तो उसको उस व्यक्ति को सिविल प्रिजन में डाल दिया जाएगा, दोनों में जो भी इसका सिक्योरिटी बना है उसको सिविल प्रिजन में डाल दिया जाएगा अगर वो बुलाने पे नहीं आता है जैसा कि बॉन्ड में मेंशन था। तो दिस इज व्हाट सबसेक्शन 4 वाज सेइंग, and this is what section 55 was, arrest and detention. This was a long section, almost contained almost in the area of half page. In next we will discuss section 56, 57 and 58. I hope so. Till then, have a good time, keep revising. Bye bye.